नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विथ प्रेम प्रकाश में। इस चैनल के सभी वीडियो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो आपको याद रखना होगा कि मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। जी हाँ, मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही होगा। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछते कि मोटर कार के साइड दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अगर साइड दर्पण के रूप में प्रयोग पूछेगा तो आपको टिक करना है उत्तल दर्पण। जी हाँ, साइड दर्पण पूछेगा तो उत्तल दर्पण, और अगर हेडलाइट में पूछेगा किसका प्रयोग किया जाता है तो हेडलाइट में हमेशा अवतल दर्पण लगाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है। तो आपको याद रखना है कि किसी भी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है f, वो उसकी वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। जी हाँ, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। आपको बिल्कुल ये याद रखना है। और यहाँ से क्वेश्चन भी कभी कभी पूछता है कि यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर 50 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो उसकी ठीक आधी होगी, यानी कि 25 सेंटीमीटर होगी फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितना होगा, तो 25 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है, दाढ़ी बनाने में हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण होता है वो उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो अभी हम ऊपर डिस्कस किए हैं कि जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है वो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जी हाँ, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन दे रखा है आपको, सीधा, उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। आपकी फोकस दूरी दे चुका है 1 मीटर। फोकस दूरी का मान f का मान दिया है 1 मीटर और उसकी क्षमता यानी कि पावर पूछ रहा है p। क्षमता p बराबर सूत्र होता है 1/f।
और f का मान दे रखा है 1 मीटर, तो 1/f का मान 1 मीटर रख देंगे तो क्षमता हो जाएगा 1 डायरोप्टर। ऑप्शन बी सही होगा। तो ये आपको फार्मूला बिल्कुल याद रखना है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, किसी अवतल दर्पण की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी क्षमता का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो आपको याद रखना है कि किस अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कोई भी किरण उसके मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। किसी अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर का आकार, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार व सीधा प्रतिबिंब बनता है तो वह दर्पण होगा। तो बिल्कुल समतल दर्पण में ऐसा होता है। समतल दर्पण में वस्तु का आकार सीधा व प्रतिबिंब बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे बनता है लिखा गया है, तो आपको याद रखना होगा कि अवतल लेंस द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।